हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका प्ले लिस्ट बना दिया। अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, अन्यथा डायरेक्ट जाके चैनल पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बने कि स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश के द्वारा पूरा किया जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश के द्वारा पूरा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए स्वपोषी जीव जो होता है फ्रेंड, ये अपना भोजन जो होता है, ध्यान रखिएगा, अपना भोजन ये स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और हरित लवक जो होता है, हरित लवक जो होता है ये भोजन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है स्वपोषी जीवों का। क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक चावल के खेतों में मिलाया जाता है? चावल के खेतों में कौन सा जैव उर्वरक को मिलाया जाता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, नीला हरा शैवाल को मिलाया जाता है चावल के खेतों में। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका उपयोग जो है कि उर्वरक और कृषि में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा आप सभी, आयोडीन जो होता है ये थायरोक्सिन का महत्वपूर्ण भाग होता है, कहे तो अंग होता है। ध्यान रखिएगा। और थायराइड ग्रंथि जो होता है उसमें थायरोक्सिन के संश्लेषण में मदद करता है, तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन समान रूप से गुर्दे में बनता है? इनमें से कौन सा विटामिन जो है समान रूप से गुर्दे में बनता है? तो हम सभी कह सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है फ्रेंड ये समान रूप से गुर्दे में बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कैल्सीफेरॉल। याद रहेगा आप सभी को, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। याद रहेगा आप सभी को। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो याद रहेगा आप सभी को, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इतना सा याद रहेगा। सी को हम सभी क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, लिख देते हैं साइड में, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसे। सबसे अच्छा स्रोत देखिएगा विटामिन सी का, तो आंवला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता? इनमें से कौन सा रोग जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, बेरी बेरी रोग, इसे टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता। जबकि रेबीज हो गया, टाइफाइड हो गया और खसरा हो गया, ये सभी को हम सभी टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं, जबकि बेरी बेरी को नहीं रोक सकते। देखिए बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर ने। देखिए एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, कब? 1796 ईस्वी में। तो इस डेट को भी जरूर याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अभी आपको बताए कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। ध्यान रखिएगा। जैसे नींबू हो गया, उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि फल और सब्जी ज़्यादातर जो है उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेंगे विटामिन सी। रासायनिक नाम आपको बताए थे, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताया? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या बताया आपको? थायामीन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बताया आपको? टेकोफेरॉल।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोधों की इकाई को डैश कहा जाता है। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर बताएंगे। फ्रेंड आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक जो है वो हमें मोटिवेट कराता है और आपके लिए कुछ नया करने का फिर से एक उत्साह जागता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे ओम। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किसी खींची हुई रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी खींची हुई रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है फ्रेंड। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को, क्या रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगला है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के डैश के कारण होता है। आकाश में जो आप सभी नीला रंग देखते हैं ये प्रकाश के किस कारण से होता है, परिकिरणन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नीला रंग जो है इसका परिकिरणन अधिक होता है, इसका परिकिरणन अधिक होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, तरंगदैर्घ्य इसका कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और परिकिरणन जो होता है वो अधिक होता है नीला रंग का। इसीलिए जो है कि आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है हमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे गमन करने में सक्षम नहीं होगी, यानी कि इनमें से किसमें ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकती। आप सभी को पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है फ्रेंड, क्लियर है, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, तो होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ध्वनि तरंग तरल, ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग जो है तरल पदार्थ हो गया या ठोस हो गया या गैस, यानी कि कहे तो द्रव हो गया, उसके बाद ठोस हो गया, उसके बाद गैस हो गया, ये सभी में गमन करते हैं, जबकि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है वो। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। जबकि लकड़ी के स्केल से, धातु के तार से, कपड़े के धागे से ध्वनि तरंग गमन कर सकते हैं, जबकि निर्वात से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रतिबाधा के रूप में जाना जाता है इससे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण का नाम बताइए। कहे तो सापेक्ष आर्द्रता जो है ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हाइग्रोमीटर से। ध्यान रखिएगा आप सभी, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। कहे तो नमी या पानी के वाष्प को मापने के लिए काम आता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोग करते हैं हम सभी, तो याद रखिएगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो तरल के घनत्व या पानी का घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ध्यान रखिएगा, कहे तो पानी का घनत्व या तरल का घनत्व को मापने के लिए हम सभी हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेकोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट या डिस्क घूर्णन गति को मापने में प्रयोग करते हैं। कहे तो मोटर या अन्य मशीन की चाल को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। बेरोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है फ्रेंड। पवन वेग मापी के द्वारा पवन की चाल को मापी जाती है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है। इसमें ऊष्मा का कौन सुचालक है, देखिए आयोडीन ऊष्मा का सुचालक होता है, नहीं कुचालक है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक भी माना जाता है ऊष्मा का पारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। जबकि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी क्या है, कुचालक है, ना कि सुचालक है ये सभी। तो पारा राइट आंसर रहेगा। अगला है, एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कहलाती है, तो इसे परमाणुकता कहा जाता है।
एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। परमाणु क्रमांक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है परमाणु क्रमांक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस, देखिए उत्कृष्ट गैस जो है वो क्या क्या है? नियॉन है, क्रिप्टॉन है और आर्गन है। ये सभी उत्कृष्ट गैस का श्रेणी है, जबकि ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, जबकि आपका नियॉन और क्रिप्टॉन और आर्गन है। देखिए अगर नियॉन की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है फ्रेंड, क्या परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। अगर इसका प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए, प्रतीक चिन्ह जो होता है वो Ne होता है नियॉन का। अगर वही बात किया जाए क्रिप्टॉन का, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो इसका 36 होता है। अगर प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए इसका, तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो के और आर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, के और आर होता है। अगर वही आवर्त सारणी में देखा जाए ऑर्गन को, तो इसका जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका प्रतीक चिन्ह जो है ए और आर है। तो याद रहेगा आप सभी को, इतना जरूर याद रखिएगा। ऑर्गन जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरा सबसे प्रचुर गैस और उत्कृष्ट गैस है ऑर्गन। अगला देख लीजिए, ग्रेफाइट और हीरे क्या है? तो देखिए ग्रेफाइट और हीरा जो है ये कार्बन का शुद्ध अपरूप है। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये नर्म होता है और हीरा कठोर होता है, और कार्बन का ये शुद्ध अपरूप है। अगला है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए हम सभी किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ध्यान रखिएगा CO2 इसका रासायनिक सूत्र है। तो आग बुझाने में हम सभी किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामग्री मिश्रण नहीं है? सामग्री मिश्रण नहीं है, इनमें से कौन सा? देखिए ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है तेल में जल। अगर तेल में जल को मिलाइएगा तो तेल क्या हो जाता है? ऊपर तैरने लगता है। तो ये सामग्री मिश्रण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन में ए ही राइट आंसर रहेगा, जबकि ये सभी को मिलाने पर मिल जाता है। जैसे पानी में अगर चीनी को घोलते हैं तो वो मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसी प्रकार से अगर जल में तेल को अगर डालते हैं तो तेल देखिएगा ऊपर तैरने लगता है, तो वो मिलेगा नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे साधारणतः हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आप सभी को बताए थे लाफिंग गैस के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाला भी गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है N2O होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन से उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करते हैं? इनमें से कौन सा उपकरण जो है वो विद्युत चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करते हैं? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए फ्रेंड। तो देखिए विद्युत चुंबकीय शक्ति की अगर बात किया जाए तो इस पे जो निर्भर करते हैं, पंखा भी करते हैं, टेलीफोन रिसीवर भी करते हैं, डायनमो भी करते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी करते हैं। याद रहेगा आप सभी को। तो ये सारा चीज़ क्लियर है आपका। देखिए डायनमो की अगर बात किया जाए तो डायनमो देखिएगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। अगर वही पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोटर करता है। टेलीफोन यानी कि टेलीफोन रिसीवर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब क्या होता है? घूमना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो देखिए बताए थे आपको कि जितने खट्टे पदार्थ है जैसे नींबू हो गया यानी कि फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी क्या है ज़्यादातर इसमें विटामिन सी ही पाया जाता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? तो ऊष्मा का सुचालक पारा है। पारा सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? इनमें से दाब की इकाई की बात किया जा रहा है, तो दाब की इकाई नहीं है। देखिए न्यूटन जो होता है ये बल की इकाई है। बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है,
जबकि पास्कल, मिमी, एच जी और टॉर ये सभी क्या है, दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण किस में होता है? तो अभी आपको बताए थे कि विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर में क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हमसे विद्युत यानी कि करंट देते हैं, उसके बाद ये यांत्रिक करना यानी कि घूमना शुरू करता है, और उसके बाद कहीं से पानी निकालना होता है या और कोई काम करना होता है, तो वो विद्युत मोटर का काम है। डायनमो में क्या होता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि डायनमो देखिएगा तो जैसे कि जनरेटर में लगाया जाता है डायनमो, तो पहले जनरेटर के द्वारा डायनमो को घुमाया जाता है, उसके बाद फिर डायनमो क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। क्लियर है? इन्वर्टर क्या है? तो ये डीसी वोल्ट को एसी में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि घर में देखिएगा इन्वर्टर लगा रहता है, तो बैटरी जो होता है वो क्या होता है? डीसी होता है। बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। उसी में इन्वर्टर लगा रहता है, तो वो डीसी को क्या करता है? एसी में परिवर्तित करके उसके बाद पूरे घर में बिजली प्रोवाइड करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधे की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है? तो ये करता है पौधे के तनों में बड़े छिद्र का होना, यही करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा अनुकूलन जलीय पौधे की जल पर तैरते रहने में सहायता करता है? तो पौधे के तने में बड़े छिद्र का होना, यही सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य नहीं करता? तेज हृदय दर का कार्य नहीं करता है, ये ऑप्शन में ए होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये आपका ऑप्शन में ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो तेज हृदय दर का कार्य नहीं करता, जबकि धीमी हृदय दर का कार्य करता है। लार स्राव को उत्तेजित करना, इसका भी कार्य करता है। कर्मा कुंचन को उत्तेजित करना, इसका भी कार्य करता है प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र, जबकि तेज हृदय दर का कार्य नहीं करता। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे हार्मोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में हम सभी कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो क्लास को आप सभी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इतना सा काम करके ज़रूर जाइएगा फ्रेंड। लाइक आपसे ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।